गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम हमारा जो आगे कंटिन्यू करते हुए नया टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसे कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले हम इसकी मीनिंग पढ़ते हैं कि इसमें दिया क्या गया है और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। जैसे कि आपको मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब तो पता ही है कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एक एडिशनल वैल्यू, और डिमिनिशिंग का मतलब होता है गिरता हुआ। मतलब आप इसको पढ़ते ही समझ में होंगे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब कि जब हम एक रेस्ट की पोजीशन पर आ जाते हैं और उसके बाद जब धीरे धीरे डिमिनिश होने लगते हैं, गिरने लगते हैं नीचे, जो हमारी यूटिलिटी है, जो हमारी वैल्यू है, वो गिरने लगती है नीचे किसी भी कंजम्पशन को लेकर, तो उसे हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इसे और क्लियर करते हैं हम अपना आगे पढ़ते हुए। यहाँ पर आप मीनिंग देखिए कि यहाँ पर दिया क्या गया है। It is a psychological phenomena that as we go on using more and more units of a commodity, our intensity of want decrease and becomes zero after a certain point. तो यहाँ पर बताया है एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना है, किसी चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, बट एक पॉइंट आएगा जहाँ पर हम जो हमारी कंजम्पशन है वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, जो हमारी यूटिलिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी और उसके बाद वो डिक्रीज़ होने लगेगी। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, बढ़ रही थी। जैसे कि आपने कुछ कंज्यूम किया तो वो पहली यूनिट में आपको 10 यूटिलिटी मिली, सेकंड में आपको 8 यूटिलिटी मिली, थर्ड में आपको 6, और एक टाइम आया कि वो धीरे धीरे होके आपकी 0 यूटिलिटी हो गई। अब 0 के बाद कोई नंबर तो है नहीं, तो क्या होगा, वो माइनस में जाती जाएगी। मतलब यहाँ पर -2 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, तो ये धीरे धीरे और गिरते जाएगी। तो जो ये गिर रही है यहाँ पे, जो माइनस में जा रही है, जो डिमिनिश हो रही है, इसे ही हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कह रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। This point is called the point of steady, which indicate the full satisfaction of human want. This consumer's behavior was firstly evolved by an Australian economist H.S. Goosen, who was father of it. जो H.S. गोशन है, उन्होंने ये फर्स्टली डिस्कवर किया था और इनको ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का फादर भी कहा जाता है। इट वॉज फर्दर सपोर्टेड एंड एक्सप्लेन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, और आगे जाकर इसे अल्फ्रेड मार्शल ने और क्लियर किया और क्लियर लैंग्वेज में बताया। ही कॉल्ड this behavior as law of diminishing marginal utility, which is also known as first law of Goosen। ठीक है, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ गोसन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हम डेफिनेशन दी गई है, मार्शल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द एडिशनल बेनिफिट विच a person derives from a given increase in the stock of things diminish with every increase in the stock that he already has। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जब किसी चीज़ की कंजम्पशन एक पॉइंट पर जाके रुक जाती है, या किसी चीज़ का कंजम्पशन की यूटिलिटी 0 हो जाती है, तो उसके बाद वो डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इलस्ट्रेशन दिया, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन। The law can easily explain with the help of an example. Suppose a man is very hungry. He consumes bananas. Naturally, the first unit of banana will have the highest intensity, and he get 8 unit of marginal utility। ठीक है भाई, यहाँ पर उन्होंने बोला कि एक इंसान है जिसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, उसने बनाना कंज्यूम करना स्टार्ट किया। अब कितने हैं यहाँ ये नहीं दिया, स्पेसिफिक कोई नहीं बोला है, उसने स्टार्ट किया। तो जब उसने पहला बनाना खाया तो उसे 8 यूनिट्स की यूटिलिटी मिली, मतलब 8 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली। ठीक है, हाईएस्ट इंटेंसिटी थी, ये सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी थी। उसके बाद फिर बट द इंटेंसिटी ऑफ want made increase initially after consuming the
first unit of banana, he get 10 units of utility from the consumption of second banana. उसके बाद उसको खाने के बाद 10 यूनिट्स की यूटिलिटी मिली. Now his intensity of utility from the consumption of second unit of banana. Now intensity of consumption will decrease because he has already consumed 2 bananas. उसके बाद जो इंटेंसिटी थी उसकी वो कम होने लगी क्योंकि ऑलरेडी वो 2 कंज्यूम कर चुका है, 2 बनाना कंज्यूम कर चुका है. द थर्ड बनाना विल गिव हिम नाउ ओनली 8 यूटिलिटी. ठीक है, तो जो थर्ड वाला खाया उसने, उसके बाद उसको कितनी यूटिलिटी मिली? 8 यूटिलिटी मिली. ठीक है. And every successive unit of banana will give lesser and lesser utility. और जैसे ही वो बनाना खाता गया उसकी यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती गई. मतलब 6 हुई होगी, 3 हुई होगी, 1 हुई होगी और एक पॉइंट पे जाके वो 0 हो गई होगी. ठीक है. He get fully satisfied by consuming 6 banana. जैसे कि यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे 6 जो 6 यूनिट है. ठीक है, यहाँ ये कंज्यूम करने के बाद उसकी जो यूटिलिटी है वो फुली सेटिस्फाई हो गया. उसके बाद अब ऑफ बनाना वेयर हिज मार्जिनल यूटिलिटी बिकम 0. तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये कंज्यूम करने के बाद उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो कितनी हो गई? 0 हो गई. और उसकी टोटल यूटिलिटी इस टाइम कितनी थी? जैसे कि हमने कल समझा था, हाईएस्ट पीक पर थी. मतलब पॉइंट ऑफ स्टेटिटी मैच कर रहा था यहाँ पर. ठीक है. इफ़ ही टेक द 7th यूनिट ऑफ बनाना ही विल गेट नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग एज इज एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल. जैसे कि हम फॉलोइंग टेबल में देख सकते हैं कि जब उसने 7th यूनिट कंज्यूम करी तो वैसे भी आपको पता है कि किसी भी चीज़ की एक्सेसिवनेस हार्मफुल होती है. ठीक है. या तो वो बनाना खाने के बाद उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है, 7वां बनाना खाने के बाद, या वॉमिटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो उसकी जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज़ होने लगी. इसके बाद वो इच्छा नहीं थी, वो ज़बरदस्ती अगर खाए तो खाए, लेकिन उसके बाद उसकी इच्छा नहीं है और जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो वहाँ पर डिक्रीज़ होने लगी. ठीक है. तो इसे ही हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं. पर यूटिलिटी बता रहे हैं डिमिनिश हो रही है, इसे ही हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं. ठीक है. जैसे कि आप मानिए ये एक ग्राफ है. ओके. ये एक ग्राफ है जैसे कि. ठीक है. अब क्या हुआ, यहाँ पर क्वांटिटी हो गई, उसने 1 खाया, यहाँ पर यूटिलिटी हो गई. ठीक है. यहाँ पर यूटिलिटी, यहाँ पे क्वांटिटी. उसने 1 खाया तो उसको इतनी यूटिलिटी मिली. ठीक है. 1 खाया तो इतनी यूटिलिटी मिली. दूसरा खाया तो इतनी यूटिलिटी मिली. थर्ड में इतनी, फोर्थ में और कम हो गई, 5th यूनिट में वो बिल्कुल ही कम हो गई. अब 6th में वो क्या हुआ? 0 रही. ठीक है. और जो 7th यूनिट थी वो उसकी डिमिनिश होने लगी, मतलब नीचे जाने लगी. तो जो ग्राफ था वो स्लोप होके जो नीचे गया. ठीक है. जो एक्स एक्सिस की जो नीचे गया वो ग्राफ, उसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं, जैसे कि यहाँ पर समझाया गया है. तो आप ये देख सकते हैं, बहुत क्लियर है कि ये यूटिलिटी थी, ये नंबर्स ऑफ बनाना मतलब क्वांटिटी थी. जो फर्स्ट उसने खाया तो उसको तो हम नहीं ले रहे, जो 10 थी उसमें उसको सबसे ज़्यादा यूटिलिटी मिली. सेकंड में थोड़ी कम, थर्ड में उससे कम, 5th में सबसे कम, 6th में उसको बिल्कुल यूटिलिटी नहीं मिली, वो कांस्टेंट रहा. लेकिन थर्ड में उसकी जो यूटिलिटी क्या थी वो माइनस पे चली गई. तो जो माइनस वाली वैल्यू थी वो 0 के नीचे लिखते हैं, तो वो यहाँ पे माइनस में चली गई. तो जैसे कि ये ग्राफ था ये डाउनवर्ड स्लोप करने लगा. रीज़न फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ. रीज़न हम जानने की कोशिश करते हैं. अकॉर्डिंग टू मार्शल द लॉ अप्लाइज ड्यू टू फॉलोइंग 2 रीज़न. 2 रीज़न बताए गए हैं. तो फर्स्ट रीज़न क्या है? वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. जो वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड है, बट एवरी वॉन्ट्स कैन बी स्टेबल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट आफ्टर द कंटिन्यू कंजप्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी.
वॉन्ट्स ज़रूर अनलिमिटेड है, लेकिन क्या होता है कि कोई भी वॉन्ट्स हो एक टाइम के बाद ना, एक टाइम के बाद वो स्टेटेबल हो जाती है, सेटिस्फाइड हो जाती है, सेटिस्फेक्शन आ जाता है उसमें। सेकेंड वन इज goods are imperfect substitute to each other and hence goods are consumed in fixed proportion। goods जो हैं imperfect substitute हैं to each other, दोनों के लिए each other substitute imperfect हैं, तभी hence goods are consumed in fixed proportion। तो कोई भी goods एक fixed proportion में ही consume किए जाते हैं। assumption क्या कहते हैं, इसमें assumption मान के क्या चले हैं हम, तो पहला assumption है द पीरियड ऑफ कंजम्पशन मस्ट बी सेम। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि assumption यानी कि धारणा है, क्या मान के हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी निकालेंगे, तो क्या दिया गया है उसमें, ठीक है। इसमें ये बोल रहे हैं जो किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने की टाइम है, जो टाइम पीरियड है, मतलब अगर आप बैठेंगे एक टाइम में जितनी रोटियां खाएंगे, ठीक है, अगर आप बैठे और उसी टाइम में जितनी रोटियां खाएंगे वही आपका कंजम्पशन गिना जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप शाम को बैठते हो या कल बैठते तो उसको आपका कंजम्पशन नहीं गिना जाएगा। परफेक्ट टाइम, उसी टाइम पर पर्टिकुलर टाइम पर जो होगा उसी को माना जाएगा। नेक्स्ट, द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी मस्ट बी सिमिलर इन साइज, क्वांटिटी एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी। सो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो कमोडिटी है जिसको आप कंज्यूम कर रहे हो उसका जो साइज़, क्वांटिटी और क्वालिटी सेम होना चाहिए। मतलब कि अगर आपने पहला रसगुल्ला खाया है, ठीक है, जिस साइज़ का था, जिस क्वालिटी का था और जिस क्वांटिटी का था, उसके आगे आने वाले जितने आप कंज्यूम करेंगे वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। आगे, द मेंटल स्टेज ऑफ अ कंज्यूमर शुड रिमेन अनचेंज। तो जो मेंटल स्टेज है, मतलब मेंटल स्टेट है कंज्यूमर की, वो अनचेंजेबल होना चाहिए, मतलब बदलनी नहीं चाहिए। इट मीन्स द कंज्यूमर शुड बी नॉर्मल कंडीशन। कंज्यूमर जो होना चाहिए वो नॉर्मल कंडीशन में हो, भांग वांग नहीं खाया होगा, ठीक है। यहाँ मतलब इसका मतलब यही है कि वो पर्सन एल्कोहलिक ना हो, भांग ना खाया हो, इंटॉक्सिकेंट ना हो, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल पीपल हो। द फोर्थ वन इज टाइम पीरियड ऑफ कंजम्पशन शुड नॉट बी लॉन्ग। जो कंजम्पशन का टाइम है वो लंबा नहीं होना चाहिए, इक्विवेलेंट है, मतलब सेम होना चाहिए। कंज्यूमर्स टेस्ट, हैबिट, इनकम, फैशन एक्सेट्रा में चेंज ड्यूरिंग द लॉन्ग टाइम, सच चेंज में लॉ इनऑपरेटिव। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो कंज्यूमर की टेस्ट, हैबिट और इनकम, फैशन, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, टाइम के साथ बदलती रहती हैं। तो जो भी यहाँ पर कंजम्पशन होगा उसको लंबे पीरियड तक हम लेकर नहीं जा सकते हैं, उसे हम एक ही वक्त के लिए रखेंगे। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी शुड रिमेन द सेम। जो प्राइस होना चाहिए कमोडिटी का वो सेम होना चाहिए। द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट शुड नॉट चेंज। तो यहाँ पे ये भी बताया गया कि जो सब्सटीट्यूट का प्राइस है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए, एक ही प्राइस का रहना चाहिए। अब जब अजम्पशन है तो एक्सेप्शंस भी होंगे। अजम्पशन मतलब जैसे आपको पता चल गया कि धारणाएं हैं। एग्जेप्शन मतलब कि एग्जेम्पशंस मतलब कि होती हैं कि इन चीज़ों को नहीं मानेंगे हम, ठीक है। अगर ये चीज़ें रहीं, किसी चीज़ मतलब ये बातें अगर रहीं किसी भी चीज़ को कंज्यूम करते हुए, तो हम उसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं मानेंगे। तो अब क्या दिया गया है, एपरेंट एग्जाम्पशंस मतलब स्पष्ट तरीके से बताया जा रहा है यहाँ पर। व्हेन द कंज्यूम यूनिट आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटी नहीं होना चाहिए, जैसे कि ड्रॉप ऑफ वाटर टू अ थ्रस्टी मैन, यानी कि अगर कोई बहुत प्यासा व्यक्ति है, उसके गले में आप, उसके मुंह में आप बूंद बूंद करके पानी दे रहे हो तो उसको नहीं मानेंगे, हाँ, बट अ ग्लास ऑफ वाटर उसको हम मानेंगे, ओके। सो जो उसकी यूनिट होती है, जो कंज्यूम करने की यूनिट है, वो ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए। व्हेन अ हॉबी इज़ डेवलप फॉर अ रेयर कलेक्शन, सो
यहाँ पर किसी भी चीज़ के कलेक्शंस को, जैसे किसी किसी की हॉबीज़ रहती है कि पोस्ट पोस्ट जो एक पोस्ट टिकट रहती है उनको कलेक्ट करने की, जो रेयर कलेक्शंस की जो हॉबीज़ हैं उनको नहीं मानेंगे यहाँ पर, ठीक है। थर्ड इज इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, ड्रंकर्स को नहीं मानेंगे। लस्ट फॉर एन आर्टिकल, जब कोई इंसान कुछ चीज़ पसंद करता है तो उसे बहुत लंबे समय के लिए वो चीज़ पसंद होती है, तो हम यहाँ पर वो भी एक्सेप्शन है, उसको भी हम यहाँ पर नहीं लेके चलेंगे। इफ़ लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्टार्ट कंज्यूमिंग, अगर कोई चीज़ बहुत ही सारे व्यक्ति यूज़ करने लगे तो उसका भी यहाँ पर एक्सेप्शन है, ओके। फॉर कलेक्टिंग मनी, पैसे की चाहत कभी नहीं ख़त्म होती है, ठीक है। आप जितना दे दो उतना कम है, उसकी यूटिलिटी हमेशा बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर मनी को हम किसी कोई चीज़ लेके या कोई पर्टिकुलर थिंग लेके नहीं चलेंगे, ओके। ये एक्सेप्शन है यहाँ का। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, सम पर्सन लॉन्ग फॉर पावर, द मोर द पावर दे गेट स्टिल मोर पावर दे वॉन्ट टू इंक्रीज, ये भी एक्सेप्शन है। चेंज इन अदर पर्सन स्टॉक, एंड नाइन्थ वन इज डिज़ायर फॉर डिस्प्ले ऑफ वन आइटम, ओके। सो इसके रियल एक्सेप्शंस क्या हैं, ये तो एपरेंट थे। अब रियल पढ़ते हैं हम। कलेक्शन फॉर मनी फॉर अ माइजर, मतलब यहाँ पर कलेक्शन फॉर मनी फॉर अ माइजर मतलब किसी कंजूस व्यक्ति की बात करी गई है कि अगर कोई कंजूस व्यक्ति है, वो पैसे की चाहत रखता है तो उसका डिज़ायर कभी कम ही नहीं होगा किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। वो पैसे, इवन नॉट फॉर माइजर, दिस इज़ फॉर ऑल, कि मनी कभी किसी के लिए कम नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता है, मतलब हमेशा कम लगता है। सेकेंड है गुड पीस ऑफ पोएट्री, पोएम्स हुए, ठीक है, पोएम्स हुए, बुक्स हुई, इन सब के कलेक्शंस को भी यहाँ पर नहीं माना जाएगा। म्यूज़िक हुआ, ये कई बार लंबे समय तक के लिए भी इंसान की पसंद रहती है, या फिर हो सकता है ओल्ड म्यूज़िक, ये टाइम के साथ चेंज होता है, ओके। कलेक्शन ऑफ कॉइन्स एट्सेट्रा, तो कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, स्टैम्प्स, पेंटिंग, सिर्फ यहाँ पे कॉइन्स की बात नहीं है, पेंटिंग्स वगैरह ये सब चीज़ भी लाइक अ हॉबी, ओके। तो ये भी एक्सेप्शंस हैं, ये भी यहाँ पर नहीं रखी गई हैं, ओके। सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ, सिग्निफिकेंस क्या बताया गया है यहाँ पर, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज़ अ बेसिक लॉ ऑफ इकोनॉमिक, ये एक बेसिक लॉ है इकोनॉमिक का। ऑल अदर इकोनॉमिक लॉ आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ, जितने भी लॉ बनाए गए हैं वो इसी के आधार पर बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट्सेट्रा। इट हैज़ थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस, जिस तरीके से इसकी थियोरेटिकल इम्पोर्टेंस है उसी तरीके से इसकी प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस भी है। जैसे कि हमने थियोरेटिकल बनाना को लेकर समझा, हम प्रैक्टिकली हम इसे एक फैक्ट्री के लिए भी समझ सकते हैं। लाइक अगर एक फैक्ट्री में कोई एक वर्कर है, वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन उसको काम जब बहुत ज़्यादा पड़ रहा है तो हमने दूसरा वर्कर ला दिया, तो दोनों ने मिलके बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी दी। थर्ड वर्कर आ गया, तीनों ने मिलके बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी दी। अब क्या हुआ, फोर्थ जो लेबर आया तो क्या हुआ, सब गप्पे मारने बैठ गए, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो गया, जो प्रोडक्टिविटी थी हमारी वो ज़ीरो हो गई, ओके। जहाँ पर मतलब यूटिलिटी, इनकी जो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी वो यहाँ पर ज़ीरो हो गई, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पर वो प्रैक्टिकल में भी बताई जाएंगी, मतलब प्रैक्टिकल वे में, प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस भी है उनकी। अभी ये हमारा टॉपिक है जो आगे बढ़ाते हैं। थियोरेटिकल इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी गाइड अस टू स्टडी कंज्यूमर्स बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर को बताता है ये। वी नो दैट द कंज्यूमर गेट द डिमिनिशिंग यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग सक्सेसिव यूनिट ऑफ द कमोडिटी थ्रो द प्राइसेस ऑफ द आर्टिकल डज नॉट चेंज, he stop his expense at the point where the utility derives equal utility lost. In this way the law from the basis of the concept of consumer surplus,
मतलब यहाँ पर इन दिस वे लॉ फॉर्म्स द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, मतलब इंसान की चाहत कभी ख़त्म नहीं होती है, तो इसको ये बताया गया है सीधा सा। बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो ये लॉ ऑफ डिमांड को बताता है कि जिस चीज़ की डिमांड है उसकी जैसे कि जब आप किसी चीज़ को कंज्यूम करोगे तो उसकी उस टाइम डिमांड ज़्यादा लगेगी, धीरे धीरे क्या होगा उस चीज़ की डिमांड कम होते जाएगी। तो ये एक बेसिस उसी का आधार है, लॉ ऑफ डिमांड का आधार है। बेसिस ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर ये बताता है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और द लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन, इसे लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन भी कहा जाता है। मतलब कि कोई दो प्रोडक्ट को लेकर बताया गया हुआ। ओके, नेक्स्ट इज basis of theory of value. The law of diminishing marginal utility has its own importance in the field of exchange also. When the supply of an article increase, किसी आर्टिकल की सप्लाई इंक्रीज होगी, इट्स मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी और प्राइस उसका नीचे आ जाएगा। देयरफॉर द लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ एक्सचेंज। तो इसीलिए ये जो लॉ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फील्ड ऑफ एक्सचेंज की फील्ड में। प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंस इसकी क्या है? इम्पॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन का जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी लेबर वाला, तो उसमें बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ टैक्सेशन। सो टैक्सेशन में भी इसका जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। द लॉ हेल्प द गवर्नमेंट इन इम्पोजिंग टैक्स एंड ग्रांटिंग सब्सिडीज़। बेसिस ऑफ सोशलिज्म का बेसिस है द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू ऑफ एक्सचेंज। द लॉ हेल्प अस टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन, जो ये लॉ है हमको वैल्यू इन यूज़ और वैल्यू इन एक्सचेंज में को अलग अलग करने के लिए बताता है। मतलब इसमें क्या क्या डिफ्रेंशिएशन है हमको ये बताता है। ठीक है, यहाँ पे हम थर्ड वाली लाइन में आप देखिएगा इसकी, सॉरी फोर्थ वाली, अ डायमंड ऑन द कॉन्ट्रेरी इज स्कार्स इन रिलेशन टू द डिमांड। सीधा सा एक एग्जाम्पल देती हूँ इसका मैं, वैल्यू इन यूज़। ठीक है, वैल्यू इन यूज़ मतलब अगर आपको वाटर दे दिया जाए और डायमंड दे दिया जाए, सो यूज़ आपको ज़्यादा किसका है? वाटर का है। ठीक है, और वैल्यू इन एक्सचेंज किसकी है? डायमंड की है। तो जो आपका यूजेबल थिंग है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू यू। आप पानी के बिना नहीं रह सकते हो, डायमंड के बिना आप एग्जिस्ट कर सकते हो। तो इसको ये बताया गया है यहाँ पर। हम आज का चैप्टर अभी का ये चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसके। सो